इस वीडियो में हम देखेंगे एडीए के वाइवा के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले। और सबसे पहले हम देख लेते हैं एडीए का फुल फॉर्म क्या है। एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम्स। ओके, ये भी पूछ सकते हैं अगर एकदम ही वर्स्ट केस हो, यानी अगर बंदा एकदम ही चुप हो तो ये सब चीज़ें भी पूछ सकते हैं वाइवा में। ओके, और सब्जेक्ट कोड क्या है 3150703। ठीक है, 31 आपको याद रखना है, 5 जो है वो आपका सेमेस्टर है, 07 जो है वो आपका ब्रांच कोड है, और 03 फिर आपको याद कर लेना है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में हमारे टोटल 9 यूनिट्स है। पहला है बेसिक्स ऑफ एल्गोरिदम एंड मैथमेटिक्स, दूसरा है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, थर्ड है डिवाइड एंड कॉन्करर एल्गोरिदम, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम, exploring graph, backtracking and branch and bound, string matching, introduction to NP completeness। ठीक है, ये सब थे यूनिट्स। ओके, और अगर आपको पूछता है कि आपने कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ की है तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स बाय थॉमस कॉरमैन। ठीक है, इतना ही बोलना है, ये सब का नाम नहीं लोगे तो चलेगा। और इसके पब्लिशर है PHI। ओके, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एल्गोरिदम की रेफरेंस बुक है, तो ये भी मैंने कंसिडर कर लिए। अगर आपको पूछते हैं तो फिर आप ये कह सकते हो। और अगर आपको और सभी स्टडी मटेरियल के बारे में पूछते हैं तो आपको कह देना है जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो आपने यूज़ किए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी और यूट्यूब। ओके, चैट जीपीटी का फिर आपको वापस पूछेंगे कि आप चैट जीपीटी के कोई अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हो, तब आप कह सकते हो जेमिनी, बिंग और कोपायलट। ओके, और यूट्यूब चैनल में हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी आप कह सकते हो। ओके, ये सब तो इतना वर्स्ट केस के लिए है। ठीक है, ये इन सभी चीज़ों के पूछने के चांस जो है वो नियरली ज़ीरो है। ठीक है, नियरली ज़ीरो है, ना कि ज़ीरो है। ठीक है, नियरली ज़ीरो है, एकदम वर्स्ट केस के लिए था। अब आ जाते हैं थोड़े रिलेवेंट क्वेश्चंस पर। रैशनल है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। ऑब्टेनिंग एफिशिएंट एल्गोरिदम इज़ वेरी important in modern computer engineering as the world wants application to be more time and space and energy efficient। ठीक है, अभी के ज़माने में जो भी हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड है उसमें एप्लीकेशंस का टाइम, स्पेस एंड एनर्जी एफिशिएंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दिस कोर्स enables to understand and analyze efficient algorithm for various applications। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद आप जो है वेरियस एप्लीकेशंस के एल्गोरिदम्स को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो एफिशिएंटली। ओके, ये कोर्स करने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहला तो एल्गोरिदम्स की आपको असिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस के बारे में आप एनालाइज कर पाओगे, और फिर जो भी रिकरेंस रिलेशन है उन्हें डिराइव एंड सॉल्व कर पाओगे, और यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्करर एल्गोरिदम्स की भी आप परफॉर्मेंस सॉल्व और डिराइव कर पाओगे। ओके, और वेरियस मेथड्स का यूज़ करके आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करोगे, जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ओके, और कोई भी स्ट्रिंग में से आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न फाइंड करना है, उसके एल्गोरिदम्स के बारे में भी आप यहाँ पर सीखोगे और डिफरेंशिएट कर पाओगे पोलिनोमियल एंड नॉन पोलिनोमियल प्रॉब्लम्स को, और ग्राफ्स का यूज़ भी आप समझ जाओगे, और फिर उन्हें मॉडल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम में जहाँ पर अप्रोप्रिएट है वहाँ पर आप एम्प्लॉय कर पाओगे। ठीक है, ये सब थे कोर्स के आउटकम। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपने क्या सीखा। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकते हैं ये कोर्स क्यों इतना करना ज़रूरी था। ठीक है, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको पूछता है कि आपने कौन से लैब लैब में एक्सपेरिमेंट किए, तब ऊपर के आप दो जो भी एक्सपेरिमेंट है वो कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है काफ़ी इजी है, और ये दोनों टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उसके अंदर जितने भी इसके थियरी के पॉइंट थे वो सब के सब हमने कवर किए। अगर आप ये दोनों टॉपिक का नाम लेते हो तो फिर आपको अगर ये दोनों टॉपिक के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर आप इजीली दे पाओगे। तो अगर आपको पूछते हैं कि आपने कौन सा लैब में एक्सपेरिमेंट किया है, या फिर हाँ जो भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो भी आपने किया है वो कौन सा किया है, तो आपको बोलना है सॉर्टिंग एल्गोरिदम का प्रोग्राम्स और दूसरा सर्चिंग एल्गोरिदम्स के प्रोग्राम।
ठीक है, फिर आपको सॉर्टिंग में और डिटेल में पूछेंगे कौन-कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स किए, ठीक है? फिर पूछेंगे आपने बबल सॉर्ट किया है, बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। इस तरह से आपको सवाल पूछेंगे। फिर आपने कहा होगा सर्चिंग एल्गोरिदम्स के प्रोग्राम किए, ठीक है? बाइनरी सर्च की वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। इस तरह से आपको पूछ सकते हैं, ओके? और ये सब पॉइंट्स जो है हमने पूरे वीडियो में कवर कर लिए, तो आपको ज़्यादातर यही प्रेफ़र करना है, ठीक है? अगर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछते हैं तो। और हाँ, जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी, उसमें भी सॉर्टिंग और सर्चिंग के ही एल्गोरिदम पूछने की ज़्यादा चांस रहेगी। सॉरी, प्रैक्टिकल में जो भी प्रोग्राम है, वो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के ही पूछने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यही ईज़ी है और यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसके लिए। और अगर आपने वो एल्गोरिदम के कोड वाला एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है, तो आप इजीली प्रोग्राम भी लिख सकते हो, ओके? अब आ जाते हैं ये एक्टिव लर्निंग असाइनमेंट्स पर, ठीक है? कई सभी लोगों को यहाँ पर पीपीटी बनाने दी गई है, ठीक है? तो वो पीपीटी के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके? वो क्वेश्चन आपको वो आपके पीपीटी के हिसाब से भी पूछेंगे, या फिर अगर आपको पूछते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक एकदम अच्छे से आता है, तब आपको रिप्लाई में वही टॉपिक का नाम देना है जो जिसकी आपने पीपीटी बनाई है, ठीक है? जिसकी आपने पीपीटी बनाई है, उसी का आपको जवाब देना है कि ये वाला टॉपिक जो है मुझे अच्छे से आता है। और अगर जिनको कोई भी पीपीटी बनाने नहीं दी गई है, तो फिर वो कोई एक टॉपिक एकदम अच्छे से कर लेना, ठीक है? क्योंकि देखो, वो बंदे के पास इतने सब 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर में से वो कितने सारे सवाल जो है पूछ सकता है, और वो टाइम पे उसके दिमाग में सभी सवाल जो है ज़रूरी नहीं कि एक साथ आ जाएँगे। तो फिर वो जो है सामने जो भी स्टूडेंट बैठा है उसको कुछ ना कुछ चॉइसेस देगा कि बता भाई, तुझे कौन-सा टॉपिक अच्छे से आता है, जिससे दोनों का फ़ायदा हो। उसको भी ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और जो भी सामने स्टूडेंट बैठा है, वो भी जवाब दे सके, ऐसा क्वेश्चन पूछ पाए वो, ओके? ताकि वो जो भी सामने स्टूडेंट बैठा है उसकी भी 6 महीने बर्बाद ना हो, ना ही उसके फिर उसके कॉलेज के रिज़ल्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़े उसके लिए, ओके? तो फिर यहाँ पे अगर आप जवाब में दोगे कोई भी टॉपिक का नाम, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है? ये मेरा टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर मुझे पीपीटी बनानी थी, ठीक है? और इसके हिसाब से मैंने कुछ सवाल क्रिएट किए हैं, पहले हम पीपीटी देख लेते हैं, ठीक है? पीपीटी अगर आपको बनाने दी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दी है तो फिर आपको कोई ना कोई एक टॉपिक अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मैं जवाब में कहूँगा कि मुझे जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग अच्छे से आता है। तो वो मुझे पूछ सकते हैं कि बताओ डायनामिक प्रोग्रामिंग का इन्वेंट किसने किया था? तो फिर मुझे जवाब में कहना पड़ेगा रिचर्ड बेलमैन। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ क्यों होता है? ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, और भी पूछ सकते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बोलो, और फिर कोई भी डायनामिक प्रोग्रामिंग के पॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग किस चीज़ की गारंटी देता है? क्या, या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो क्यों? ठीक है, इस तरह से कई सारे सवाल जो है यहाँ पर ये क्रिएट करके अपने आप से पूछ सकते हैं। या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है, और फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग के अप्रोचेज़, या फिर अगर जो भी आपने टॉपिक का नाम लिया है उसके अंदर होगा टाइप्स ऑफ जो भी आपने टॉपिक बोला हो, इसमें जैसे कि अप्रोचेज़ है, तो ये बताओ डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोचेज़ क्या है? दोनों का मतलब समझाओ, टॉप डाउन अप्रोच यानी क्या, बॉटम अप्रोच यानी क्या? ठीक है? ये सब का मीनिंग भी पूछ सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग कब यूज़ करनी चाहिए, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? ये भी पूछ सकते हैं, ओके? एग्ज़ाम्पल भी, ठीक है? एक सीधा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताओ जो मुझे 2 मिनट में समझ में आ जाए, ऐसा एग्ज़ाम्पल भी पूछ सकते हैं। या फिर जो भी डायनामिक प्रोग्रामिंग के रिलेटेड यानी सिमिलर क्वेश्चन है ना, उनके बीच में सिमिलर टॉपिक्स है ना, उनके बीच में डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं। जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है, प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके उनका सॉल्यूशन स्टोर करता है। सेम डिवाइड एंड कॉन्करर क्या करता है, प्रॉब्लम को डिवाइड करता है, सॉल्व करता है, फिर वापस कंबाइन कर देता है। तो यहाँ पे फिर पूछेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कॉन्करर में क्या डिफरेंस है, या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। इस तरह से सवाल भी पूछ सकते हैं, जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हो उनमें पूछ सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर ग्रीडी एल्गोरिदम एंड
डिवाइड एंड कॉन्करर। अगर आपने ग्रीडी पूछा है तो उसके बदले में आपको डायनामिक के साथ उसका डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं। सेम अगर आपने डिवाइड एंड कॉन्करर बोला है तो फिर आपको डायनामिक और उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं, क्योंकि तीनों चैप्टर लाइन में ही है। तीसरा चैप्टर डिवाइड एंड कॉन्करर है, फोर्थ डायनामिक प्रोग्रामिंग, फिफ्थ ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, तीनों लाइन में ही है तो डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं एकदम इजीली। फिर ये जो भी हाँ जी, ये जैसा कि हमारा टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग, फिर उसके स्टेप्स भी पूछ सकते हैं, प्रोसेस पूछ सकते हैं। ओके, फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ये भी पूछेंगे। और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो, वो भी पूछेंगे। ओके, तो ये थे इतने सवाल जो भी मैंने प्रिपेयर किए। ठीक है, ये सब इस तरह के सवाल जो है आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर जो भी आगे का टॉपिक है मेरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड मेकिंग चेंज प्रॉब्लम, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो ये था एक टॉपिक जो आपको एकदम अच्छे से करना है। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं दूसरा कोई टॉपिक पकड़ना है। ठीक है, पता चला पूरे क्लास ने वीडियो देखा है और पूरा क्लास वाइवा वाले रूम में जाके डायनामिक 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 प्रोग्रामिंग करते रह गया। ठीक है, ऐसा ना हो। ओके, कोई एक अच्छा अलग से टॉपिक सिलेक्ट करना, या फिर कोई बाइनरी सॉर्ट क्या नाम था, सॉर्टिंग, जो भी सॉर्टिंग हो वो आप अच्छे से कर लेना। जैसा हमने वीडियो में कवर किया था ना वैसे ही करना। व्हाट इज़ सॉर्ट, जो भी आप पढ़ रहे हो वो, उसका यूज़ क्या होता है, उसके की पॉइंट्स क्या है, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी वो इन स्टेबल है, इन प्लेस ऑर्डर है, फिर उसके तीनों केसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और क्या आता है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और व्हेन टू यूज़। ठीक है, जो हमने वीडियो में देखा था आप वीडियो भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको पीपीटी बनाने दी गई है तो फिर एक बार पीपीटी जो है वो वीडियो के साथ मैच करके देख लेना, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है ना। और हाँ, अगर आप जब भी वाइवा देने जाओगे तो अपना आईडी कार्ड भी साथ में ले जाना, हॉल टिकट भी साथ में ले जाना, और साथ में पेन भी ले जाना जब भी वाइवा देने जा रहे हो तब। और जो भी आपके असाइनमेंट्स और लैब मैनुअल है वो भी कंप्लीट रखना। ओके, और जो भी आपके असाइनमेंट है वो आपको देखना है कि अच्छे से लिखा है या नहीं, और उसके अंदर चेक कर लेना कोई आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक तो नहीं लिखा है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे सिलेबस में दो ही सर्चिंग एल्गोरिथम है। पहला है बाइनरी सर्च और दूसरा है लीनियर सर्च। अगर आपने कोई भी दूसरे रिसोर्सेस या फिर कोई भी दूसरे सोर्सेज से लिखा है तो उसके अंदर ऐसा ना हो कि आपने तीन तीन सर्चिंग एल्गोरिदम्स लिखे हो, तीसरा पता चला वो बाहर का है और वही वो एक्सटर्नल फैकल्टी ने पकड़ लिया, तो फिर आपको जो भी आपने एक्स्ट्रा टॉपिक लिखा है वो पढ़ के जाना है, जो भी आपने नोट में लिखा है। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जाके समझा तो सको, भले ही आपने आउट ऑफ सिलेबस लिखा है। ठीक है, ये चीज़ का आपको अगले टाइम से ध्यान रखना है कि कहीं कोई आउट ऑफ सिलेबस का टॉपिक आप ये असाइनमेंट में ना लिख दो। ठीक है, सेम अप्लाई फॉर लैब मैनुअल। ओके, और जो भी सब्जेक्ट है उसका आपको फुल नेम और कोड पता होना चाहिए। जो अभी स्टार्टिंग में देखा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा, कुछ आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पे आपको कम से कम 2 प्रैक्टिकल जो है अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, जहाँ पर अगर एक एग्जांपल ले कोई भी सॉर्टिंग या फिर सर्चिंग का, तो उसके अंदर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ होंगे, कौन कौन सी इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ होगी, कौन सा लूप यूज़ होगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप। ओके, और क्या रह गया, एक हाँ डेटा स्ट्रक्चर या फिर एरे आप यूज़ कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, और उसकी प्रोसीजर क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर यानी जो भी उसका लॉजिक है वो, फिर कंक्लूजन क्या होगा, आपका एरे सॉर्ट होता है या नहीं, और उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अगर आपको सॉर्टिंग का बोलते हैं तो उसका रियल लाइफ में हमारे मोबाइल में ही फाइल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सॉर्ट करके हम चेक करते हैं। ठीक है, सर्चिंग में भी जैसा हम ये फाइल के अंदर सर्च करते हैं या फिर गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, वही सर्चिंग में यूज़ होता है। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट का एक्चुअल फील्ड में रिलेवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, एडीए जो है हमें teaches how to design efficient algorithms, analyze their performance, and apply them to solve real world problems in areas like networking, security, AI, and more. ठीक है, एडीए जो है हमें एफिशिएंट एल्गोरिदम क्रिएट करना या फिर डिज़ाइन करना सिखाता है, उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करना, और जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं
उन्हें सॉल्व करना सिखाता है, जैसे कि नेटवर्किंग में, सिक्योरिटी में, एआई में और भी कई सारी चीज़ों में। और ये एक फाउंडेशन है कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी का, और जो भी चैलेंजेस अगर होते हैं इंडस्ट्री में उन्हें टैकल करने का। ओके, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आप ये भी समझ सकते हो। एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्टिमाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन। ठीक है, अगर ये सब पॉइंट आप अगर बोलते हो तो आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये तो टेक अवे में सेम वही चीज़ लिखी है शॉर्ट करके। और आप यहाँ पे एक और सवाल आपको पूछ सकते हैं, एज एन इंजीनियर हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दिस सब्जेक्ट इन एक्चुअल इंडस्ट्री। ओके, यानी आप एज ए इंजीनियर ये सब्जेक्ट को एक्चुअल इंडस्ट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो फिर इसमें भी सेम ऊपर का ही जवाब रहेगा, बस इसके अंदर पूरा इंडस्ट्री के रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे। इसमें आएगी ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस, डेटा हैंडलिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, AI/ML, सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन एंड गेम डेवलपमेंट। ठीक है, गेम डेवलपमेंट भी आएगा, जो हमने 7th चैप्टर ब्रांच एंड बाउंड वाला है शायद, है ना। उसके अंदर मिनीमैक्स प्रॉब्लम का यूज़ करके टिक टैक टो वाली गेम जो है वो भी क्रिएट की गई थी। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो आपको ये पूछ सकते हैं, हु इज़ द फादर और इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिदम। तो आपको इसमें जवाब देना है अल ख्वारिज़मी। ओके, आंसर क्या रहेगा, अल ख्वारिज़मी। ही इज़ अ Persian mathematician, astronomer and scholar from the 9th century. Okay, who is the father or inventor of algorithm? He is Al-Khwarizmi। और ये जो थे मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे एंड स्कॉलर थे फ्रॉम 9th सेंचुरी। ओके, इन्होंने ये लगभग 825 AD में इन्हें इंट्रोड्यूस किया था एल्गोरिदम्स को। और इनकी जो बुक किताब किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। ओके, यहाँ पे हिसाब दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, किताब लिखा है तो बुक भी है, ये इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है, सॉरी, जो भी ट्रांसलेशन है वो है। और इस बुक के अंदर ही अलजेब्रा का फाउंडेशन है और कई सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी है। ओके, और ये जो अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा और एल्गोरिदम्स का यूज़ करके क्या क्या डेवलप किया था, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये कुछ नहीं बल्कि एल्गोरिदम है। ही डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड्स टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। ठीक है, ये एक तरह से एल्गोरिदम की डेफिनेशन है और ये पूरा एल्गोरिदम ही है। और अलजेब्रा तो पूरी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इसके अंदर कई सारे इक्वेशन और ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इनके वर्क का जो भी इम्पोर्टेंस अभी टुडे की लाइफ में क्या है वो देखते हैं। मॉडर्न मैथमेटिक्स का फाउंडेशन है, एवरीडे एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे कि सर्च इंजिन, गूगल, यूट्यूब, जो भी आप सर्च करते हो उसमें ये इनका जो भी एल्गोरिदम का वर्क है वो भी यूज़ हुआ है। डेटा प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, जो भी चीज़ें आप अभी आपका जो भी डेटा है वो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो स्टोर करता है। जैसे जैसे कि अगर एग्जांपल ले इंस्टाग्राम का, अगर आप कोई भी रील लाइक करते हो तो फिर उसका भी डेटा जो है वो क्रिएट होता है, फिर मशीन लर्निंग में जाकर उधर मॉडल जो है ट्रेन होता है, फिर आपको उसके रिलेवेंट जो भी रील्स है वो फीड में शो की जाती है। सेम अप्लाई फॉर यूट्यूब टू, जो भी आप वीडियो लाइक करते हो उसके हिसाब से आपकी फीड में सेम वही वही हैशटैग्स वाले वीडियोस आपके फीड में आएंगे। एजुकेशन, अलजेब्रा, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में भी आएगा इनका वर्क। डिजिटल एरा में जो भी इनका एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है वो टुडे की टेक्नोलॉजी में, यानी आज की टेक्नोलॉजी में बैकबोन की तरह वर्क कर रहा है। ओके, और इनका जो भी वर्क है वो अभी भी बरकरार है साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, और जो एल्गोरिदम वर्ड है वो अल ख्वारिज़मी के लैटिन नाम पर से लिया गया है। ठीक है, अगर आप अल ख्वारिज़मी को लैटिन में लिखोगे तो वो होगा एल्गोरिथमी। ओके, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया एल्गोरिथमी जो है वो एल्गोरिदम में इवॉल्व हो गया।
और इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ये था पूरा हु इज़ द फादर, और इसके अंदर ही मोस्टली सभी के सभी पॉइंट्स जो है वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जितने भी ये एल्गोरिदम के रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सभी के सभी कवर हो गए। ठीक है, अगर आपको जो है, अगर वाइवा में अगर पूछते हैं और अगर आपको जवाब नहीं पता है हु इज़ द फादर और इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिदम, तो आपको सीधा सीधा जवाब क्या देना है, सॉरी सर आई डोंट नो आंसर। ठीक है, दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना, ना ही तुम्हारा ना ही एक्सटर्नल फैकल्टी का। ठीक है, आपको सीधा सीधा कह देना है नहीं पता सर। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, जैसे कि इनका नाम क्या है, अल-ख्वारिज़मी, और जो भी इनके टॉपिक है वो क्या है, एल्गोरिदम और अलजेब्रा। आगे आप अगर देखोगे तो दोनों में एल एल जो है वो कॉमन है, तो आप इतना कह सकते हो कि हाँ सर देखो, जो भी उनके टॉपिक्स है उनमें जो है आगे ए एल है, यानी उनका जो नाम था वो ए एल से शुरू होता था, बाकी का मुझे नहीं पता, इतना भी आप कह सकते हो। ठीक है, ज़्यादा फिर बात करने मत लग जाना। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर वाइज Q&A पे। ओके, तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ एल्गोरिदम एंड मैथमेटिक्स। तो पहला सवाल आपको ये पूछ सकते हैं कि एल्गोरिदम क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। तो एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसकी ज़रूरत क्यों है, वो हमें सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन फाइंड करने में मदद करता है स्ट्रक्चर वे में, और उसकी एफिशिएंसी भी इंश्योर करने में मदद करता है एक तरह से। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एल्गोरिदम की, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट और रन। ठीक है, ये वाली आप कह सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है इट मेजर हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम चेंजेस विद इन द इनपुट साइज। ठीक है, ये एक मेजर है जो एल्गोरिदम के इनपुट साइज के रनिंग टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट साइज चेंज होता है वैसे वैसे रनिंग टाइम भी एल्गोरिदम का चेंज होता है। आगे मैंने कुछ अलग बोल दिया तो समझ जाना। ओके, एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज क्या है, IOFDE, इनपुट आउटपुट फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। ओके, और एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, तो उसमें हमारे पहले तो 2 कॉम्प्लेक्सिटी और 3 केस आपको याद रखना है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और तीनों बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस के हिसाब से आप एल्गोरिदम को एनालाइज कर सकते हो। फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं। फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट को एक आउटपुट के साथ मैप करता है, और रिलेशन जो है वो एक इनपुट को मल्टीपल आउटपुट के साथ मैप कर सकता है। ओके, और रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, और भी कई सारी है। रिफ्लेक्सिव का अपोजिट देखने जाए तो इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक का असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक तो यहाँ पे है ही। ठीक है, इतने आप कह सकते हो अगर पूछते हैं तो। और व्हाट इज़ लीनियर इनइक्वालिटी, तो उसमें आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन बताना होगा जिसमें भी मेन चीज़ ये है, लेस देन इक्वल्स टू AX प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू सी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। जहाँ पर भी आपको लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जैसे एक्सप्रेशन दिखते हैं तो वो हो गया हमारे इनइक्वालिटीज़ के एक्सप्रेशन। ओके, गिव अ लिस्ट ऑफ एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स, तो यहाँ पे आपको यूनिट 3 से लेके यूनिट 7 तक के नाम बोल देने, बीच में ग्राफ को मत लेना। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्करर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम, बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। ओके, और सूडो कोड क्या है, यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा है, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो क्या था, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही तरह से लिखा है, बस थोड़ा वर्ड्स चेंज कर दिए। हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज को यहाँ पे शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह रेफर किया जा रहा है। व्हाट आर द वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, तो इसमें है लिस्ट नोटेशन। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं, उसमें से सिर्फ ये वाला नाम लिया गया है, लिस्ट नोटेशन, दूसरा सेट बिल्डर, और तीसरा वेन डायग्राम्स। ओके, और वेक्टर क्या है, इट इज़ अ वन डायमेंशनल एरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो वेक्टर क्या है, एक वन डायमेंशनल एरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। क्वांटिफायर क्या है, वो वेरिएबल्स का स्कोप डिफाइन करता है, और उसके टाइप्स क्या है, 2 टाइप्स है, यूनिवर्सल एंड एक्सिस्टेंशियल। यूनिवर्सल को आप उल्टा ए करके डिनोट कर सकते हो, जो होगा फॉर ऑल। ठीक है, जिसे आप रीड करोगे एज अ फॉर ऑल। और एग्जिस्टेंशियल में जो हमारा होगा ई, उसको आपको मिरर कर देना है।
और इसको आप रीड करोगे एज अ एक्सिस्ट। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्गोरिदम, तो पहले तो इनपुट लिया जाएगा, फिर जो भी उसकी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो परफॉर्म होगी, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। और सीक्वेंस क्या है? एन ऑर्डर लिस्ट दैट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न और रूल। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हो। ऑर्डर लिस्ट होगी किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हुई। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल भी आपको पूछ सकते हैं, जहाँ पे अगर हम समझने जाए तो सीक्वेंस क्या होगा? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या फिर कह लो लिस्ट ऑफ ऑर्डर जो फॉलो करना चाहिए अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मूवी देखनी होती है, जैसे कि अगर आपको द डार्क नाइट राइजेस देखनी है, ठीक है, वो आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हो। उसके लिए आपको पहले जो भी उसके पहले की मूवीज़ है, बैटमैन बिगिंस वो देखनी होगी, फिर आपको द डार्क नाइट देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप द डार्क नाइट राइसेस देख पाओगे। तो ये सीक्वेंस में आपको मूवी देखनी होगी। ठीक है, सेम अगर आपको कोई भी सीरीज़ का कोई सीन देखना है तो उसके लिए आपको पहले उसका सीज़न 1 देखना पड़ेगा, फिर सीज़न 2, फिर सीज़न 3, सीज़न 4, फिर जो भी आपका फाइनल सीज़न है उसमें सीन होगा, फिर वो सीन अगर आपको देखना है अच्छे से तो फिर वो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये थी पूरी सीक्वेंस की कहानी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, यूनिट 2, और इसका नाम है एनालिसिस एंड एल्गोरिदम, सॉरी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो पहले पूछा गया है व्हाट डू यू मतलब मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की एफिशिएंसी किसे कहा जाता है? ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम को पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम और स्पेस यूज़ किया जाता है, उस मेज़र को हम कहेंगे एफिशिएंसी। ओके, और यहाँ पे पूछा गया है मतलब क्या है एवरेज केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस का। बेस्ट केस मतलब क्या? जो भी आपने एल्गोरिदम परफॉर्म किया उसमें कम से कम स्टेप्स लगे, यानी मिनिमल स्टेप्स लगे। वर्स्ट केस में मैक्सिमम स्टेप्स लगेंगे, और एवरेज केस में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स है वो होंगे। ठीक है, या फिर कह लो एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच के। और फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड क्या है? जो हमने वीडियो में देखा था सेम वही डेफिनेशन लिखी गई है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में मदद करता है। और यहाँ जो भी हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं वो किसके लिए काउंट करते हैं? कोई भी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होता है उसे काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग लूप आइट्रेशन। ठीक है, हमने वहाँ पे पूरा लूप का काउंट देखा था n+1 टाइम, यानी वो पूरा काउंट कैसे होता है वो हमने देखा था फ्रीक्वेंसी काउंट वाले वीडियो में। ओके, और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट साइज जो है वो बढ़ती है वैसे वैसे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ग्रोथ रेट भी चेंज होती है, उसे डिनोट करने के लिए असिम्प्टोटिक नोटेशन यूज़ होता है। ओके, और आपको पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो यहाँ पे आप कहोगे पहले ऑर्डर ऑफ एन, नहीं क्या नाम है इसका, उसका नाम क्या था? बिग बिग ओ। ठीक है, बिग ओ, बिग ओ भी आप इसे कह सकते हो। और ये क्या इंडिकेट करता है? वर्स्ट केस टाइम। ओके, और दूसरा है ओमेगा नोटेशन। ठीक है, ऑर्डर सॉरी ओमेगा ऑफ एन, और ये क्या इंडिकेट करता है? बेस्ट केस टाइम। और ये जो है कभी रियल लाइफ में अकर नहीं होता है। ठीक है, ओमेगा ऑफ एन या फिर ओमेगा कभी भी रियल लाइफ में अकर नहीं होता। ओमेगा जो है वो लोअर बाउंड इंडिकेट करता है, और बिग ओ ऑफ एन जो है वो अपर बाउंड इंडिकेट करता है, और थीटा ऑफ एन जो है वो टाइट बाउंड इंडिकेट करता है, और ये एवरेज केस टाइम भी इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो ओमेगा एन है वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। जो भी बिग ओ ऑफ एन और जो थीटा ऑफ एन है वही रियल लाइफ में ज़्यादा अकर होते हैं। ओके, और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, और वो आपको कह सकते हैं कि इन्हें कोई भी एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करके दिखाओ। तो आपको ये याद रखना है 1 log n, n log n स्क्वायर, n क्यूब, फिर यहाँ पे n रेस टू n, 2 रेस टू n, n फैक्टोरियल, ये रहेगा इसका ऑर्डर। ठीक है, एकदम ईजी है, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। वैसे भी अगर आपने मास्टर थियरम के अंदर वो सब सम गिने हैं तो ये सब आपको ईजिली याद हो जाएगा। ओके, और फिर पूछ सकते हैं बबल सॉर्ट एंड हाउ इट वर्क्स। सेम अप्लाई फॉर जितने भी सॉर्टिंग है उसके लिए भी सेम ये
क्वेश्चन जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। बबल सॉर्ट क्या करता है, एलिमेंट्स को कंपेयर करता है और स्वैप करता है अगर ज़रूरत हो उस हिसाब से, और ये तब तक प्रोसेस चलती रहेगी जब तक पूरा एरे जो है वो सॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, पूरे एरे के अंदर हम चेक करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है और फिर उसे उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे स्वैप कर देंगे। और इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा, एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक होगा सॉर्टेड, दूसरा होगा अनसॉर्टेड। सॉर्टेड के अंदर पहला एलिमेंट ही होगा, ओके। फिर हम अनसॉर्टेड में से पहला एलिमेंट लेंगे, उसे चेक करेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पर आएगी और उस पोजीशन पे हम उसे इंसर्ट कर देंगे, ओके। अब आ जाता है हीप सॉर्ट पे। तो हीप सॉर्ट क्या है, वो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो बाइनरी हीप का यूज़ करके एलिमेंट्स को एफिशिएंटली सॉर्ट करता है। और ये भी एक अच्छा सवाल है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हीप सॉर्ट के अंदर यूज़ होता है, तो आपको जवाब देना है बाइनरी हीप, ओके। लिस्ट काउंटिंग मेथड्स विच हैव लीनियर टाइम, ठीक है। लीनियर टाइम वाले आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स यहाँ पे लिस्ट करने हैं, ठीक है, जिसके अंदर इनपुट साइज हमने देखा था ऑर्डर ऑफ n प्लस के, ऑर्डर ऑफ n इंटू के, वो वाले जितने भी सॉर्ट थे ना लास्ट के, उनके सभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, ऑर्डर ऑफ n प्लस के या फिर ऑर्डर ऑफ n इंटू के, वो वाले आपको ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स लिखना है। तो इसमें आएगा हमारा काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट, ओके। और रेडिक्स सॉर्ट किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, जो भी डिजिट्स है उनके हिसाब से सॉर्ट करो। हमने देखा था वो डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करता है, ठीक है। लास्ट से लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, जो आपको डायरेक्शन में करना है सॉर्ट, वो डायरेक्शन में आप कर सकते हो। और किसी भी एल्गोरिदम की बेस्ट केस, वर्स्ट केस या फिर एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको पूछ सकते हैं। और यहाँ पे क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n, और वर्स्ट केस क्या है उसका, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्सिटी भी किसी भी एल्गोरिदम की आपको पूछ सकते हैं। मर्ज सॉर्ट की सभी केसेस में ऑर्डर ऑफ n log n है, ठीक है। ये इतना पार्ट आपको देख लेना है अपने हिसाब से, जो भी बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, सभी एल्गोरिदम का आपको देख लेना है, ठीक है। और सभी की डेफिनेशन भी देख लेना, जो भी वीडियो में हमने पूरा पार्ट कवर किया है वैसे आप देख लेना। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी एक बार देख लेना, ओके। डिवाइड एंड कॉन्करर पे आ जाते हैं, एल्गोरिदम यूनिट 3। पहला सवाल है, पूछ सकते हैं आपको डिवाइड एंड कॉन्करर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो पहले वो प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता है और फिर उन्हें सॉल्व करता है और फिर कंबाइन कर देता है, ठीक है। रिकरेंस क्या है, वो एक एक्सप्रेशन है जो प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम के टर्म में डिफाइन करता है, ठीक है। रिकरेंस क्या है, एक एक्सप्रेशन है या फिर रिप्रेजेंटेशन है जो प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स की तरह डिफाइन करता है या फिर एक्सप्रेस करता है। और उसके सॉल्व करने के लिए हमने कई सारी मेथड देखी थी। सब्स्टिट्यूशन में हमने दो टाइप्स देखे थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फिर दूसरा देखा था मास्टर थ्योरम और फिर देखा था रिकरेंस ट्री, ठीक है। एनी रिकरेंस रिलेशन कैन बी आस्क्ड टू सॉल्व, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक का रिकरेंस रिलेशन पूछ सकते हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च और मर्ज सॉर्ट का, ये सब का रिकरेंस रिलेशन भी पूछ सकते हैं, सॉल्व करने के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और रिकरेंस ट्री क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स एट ईच लेवल, ठीक है। एक प्रॉब्लम जो है वो हर एक लेवल पे सब कितने सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिकरेंस ट्री है, ठीक है। और बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है वो तो पता ही होगा, एरे के दो पार्ट करता है, मिड को फिर वो की एलिमेंट के साथ कंपेयर करके फिर बाकी का पार्ट चेक करता है, ओके। रिकर्सिवली या फिर आइटरेटिवली। सीक्वेंस या फिर आप कह लो लीनियर सर्च, ठीक है। सीक्वेंस का दूसरा नाम है लीनियर सर्च या फिर लीनियर का दूसरा नाम है सीक्वेंस सर्च, ठीक है, समझ जाना। हाँ, डिफरेंस बिटवीन पूछा है। सीक्वेंस में क्या होगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट सर्चिंग परफॉर्म होगी और ये अनसॉर्टेड एलिमेंट्स के ऊपर वर्क करता है। बाइनरी सर्च क्या करता है, एरे को दो पार्ट में डिवाइड करता है और फिर वो सॉर्टेड एरे के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन क्या है, 2t n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n, और ऑर्डर ऑफ n जो है वो मर्जिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी, हाँ वही है, उतना पर्टिकुलर पार्ट है सिर्फ। व्हाट इज द बेस्ट केस फॉर क्विक सॉर्ट, बेस्ट केस है ना, ये इसमें क्विक सॉर्ट में बेस्ट केस क्या था हमारा, जो भी एरे है वो सॉर्टेड है और उसमें हम पाइवट मिडल एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो भी हमारा एरे है दो परफेक्ट पार्ट के अंदर डिवाइड होगा।
और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है। हाउ इज द मैक्स मीन प्रॉब्लम सॉल्व विद द डिवाइड एंड कॉन्करर मेथड। सेम ऊपर वाला ये आंसर है। एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है और दोनों जो भी उसके हाफ हाफ क्रिएट हो गए उसके अंदर आपको एक मैक्सिमम फाइंड करना है और मिनिमम फाइंड करना है और फिर रिजल्ट कंबाइन करना है। ठीक है। प्री कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च, एरे सॉर्टेड होना चाहिए। और बाइनरी सर्च के एप्लीकेशंस क्या है? सॉर्टेड एरे के ऊपर सर्चिंग में यूज़ होता है, डेटाबेस में यूज़ होता है, फ्लोर और सील वैल्यूज़ फाइंड करने में भी यूज़ होता है, एल्गोरिदम जैसे कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड उसमें भी यूज़ होता है। ओके। स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक एरे है, उसके अंदर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। उसमें जो भी पहले आया हुआ एलिमेंट है ना, उसे ही पहले रखा जाएगा। ओके। इट प्रिजर्व्स द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विथ इक्वल की वाले एलिमेंट का जो भी रिलेटिव ऑर्डर है उसे प्रिजर्व किया जाएगा। और देखो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का एग्जांपल लिया है। रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर मर्जिंग। ठीक है। मर्ज सॉर्ट में हम एक एक्स्ट्रा एरे लेते थे, कंपेयर करने के बाद जो दूसरे एरे के अंदर उसे स्टोर करते थे, सी एरे के अंदर शायद तक, है ना। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी और स्मॉल एरेस के लिए लेस एफिशिएंट है। ओके। स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम विल अप्लाई ऑन व्हाट साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। पहले तो स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम का यूज़ क्या होता है वो भी आपको पूछ सकते हैं। जो हम नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, उसके अंदर कितने, आप अगर मल्टीप्लिकेशन देखने जाओगे 2 by 2 वाले में, तो उसके अंदर 8 मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वो पर्टिकुलर एर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, है ना। तो स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम में क्या होता है, अगर आप स्ट्रेसेंस अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ 7 ही मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने होंगे, और जो आप नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो उसमें 8 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ रहे थे। तो स्ट्रेसेंस में क्या हुआ, सिर्फ एक कम हो गया, 7। ओके। इतना इतना है स्ट्रेसन। और यहाँ पर ये कितनी साइज के ऊपर अप्लाई हो सकता है, 2 raised to n इंटू 2 raised to n साइज वाली। ठीक है। रिकरेंस रिलेशन भी आपको पूछ सकते हैं, और वो रिकरेंस इक्वेशन फॉर एनी मेथड कैन बी यूज। ठीक है। ये कुछ उतना काम का नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना ये वाला, वही आपको पूछेंगे। ओके। यहाँ पे हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए। अब आ जाता है डायनामिक प्रोग्रामिंग पे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक टेक्निक है जो प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करके सॉल्व करती है, और उसका जो भी आंसर है वो एक पर्टिकुलर जगह पर या फिर एरे के अंदर स्टोर करती है, ताकि अगर वापस जो भी सेम सब प्रॉब्लम अगर एनकाउंटर होती है तो उसे रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। देखो डिफरेंस बिटवीन डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डीपी क्या करता है, जो भी उसने सॉल्यूशन सॉल्व किए है उसे रीयूज़ करता है अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स अगर होती है तो। डिवाइड एंड कॉन्करर क्या करता है, बार बार जितनी भी सब प्रॉब्लम्स भले ही वापस रिपीट ही क्यों ना हो रही हो, सभी को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेगा। ओके। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी, एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी बिल्ट फ्रॉम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम्स। ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आप बिल्ड कर सकते हो, जब आपने उसकी सब प्रॉब्लम्स का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्रिएट किया हो तभी। ओके। और डायनामिक प्रोग्रामिंग के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, इसमें थोड़े से डिफरेंट लिखे गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और फिर सभी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करने के बाद उसका सॉल्यूशन जो है वो स्टोर करेंगे, और वो स्टोर किए गए सॉल्यूशन से हम ओरिजिनल प्रॉब्लम का जो भी फाइनल सॉल्यूशन है वो बिल्ड करेंगे। ठीक है। ये थे इसके स्टेप्स। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लिखा गया तो इसे इग्नोर कर देना। व्हाट इज़ द नैपसैक प्रॉब्लम यार। ठीक है। इसका मैंने बहुत ही एक सिंपल सा सेंटेंस करा था नैपसैक वाले प्रॉब्लम में, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ पर। ठीक है। वो 3 पॉइंट थे उसमें। जो भी हमारा नैपसैक प्रॉब्लम है उसके अंदर एक बैग होता है, बैग की कुछ कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के हिसाब से हमें इतने एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं या फिर इतने आइटम सिलेक्ट करने हैं जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करे, और कम से कम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। एक वेट कैपेसिटी है, उस हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो वैसे एलिमेंट कंसीडर करने चाहिए, और कम से कम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। ठीक है। ये है हमारी नैपसैक प्रॉब्लम। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर
यहाँ पे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है डायनामिक प्रोग्रामिंग की, कि प्रॉब्लम्स के अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होनी चाहिए और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होना चाहिए। और प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, नैपसैक, एलसीएस, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, फिर भी और भी कई सारी है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मेकिंग चेंज प्रॉब्लम्स, ये सब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग? शॉर्टेस्ट पाथ आप फाइंड कर सकते हो डायस्ट्रा एल्गोरिदम और फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम का यूज़ करके, और रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग में भी। ओके, और भी कई सारे एप्लीकेशंस है, वो नहीं लिखे गए हैं, वो भी आप लिख सकते हो। और कोई भी फार्मूला भी आपको पूछ सकते हैं कि नैपसेक की फार्मूला बताओ, मेकिंग चेंज की फार्मूला बताओ, एलसीएस की फार्मूला बताओ, या फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, ठीक है, इस तरह से फार्मूला भी पूछ सकते हैं। और कोई भी 2 वर्ज़न बताओ नैपसैक प्रॉब्लम के, तो पहला क्या है हमारा 01 नैपसैक जो डायनामिक प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, फ्रैक्शनल नैपसैक जो है वो ग्रीडी में यूज़ होता है। ओके, 01 नैपसैक का मतलब क्या है, या तो आइटम को इंक्लूड करो या फिर एक्सक्लूड करो, रखना है तो रखो वरना मत रखो। और फ्रैक्शनल में क्या होगा, आइटम रखनी है तो आप रख सकते हो, और अगर आपको आइटम को हाफ पार्ट में रखना है तो उतना पार्ट भी आप रख सकते हो, ठीक है। यानी 1 लीटर की बॉटल है, उसको 500 ml की 2 बॉटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और फिर सिर्फ 500 ml वाली एक ही बॉटल को रखा गया, यानी फ्रैक्शन पार्ट जो है वही कंसीडर किया गया है। ओके, व्हाट इज एलसीएस प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आपको 2 स्ट्रिंग्स दी गई होगी, और वो दोनों स्ट्रिंग में से आपको जो भी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस जनरेट होता है वो आपको लिखना होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए देखने जाए तो मयंक और दूसरी स्ट्रिंग है अयन, तो उसमें से एलसीएस क्या जनरेट होगा, अयन। ओके, और अगर दूसरी स्ट्रिंग जो है वो आर्यन है तो भी सब स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, यानी एलसीएस क्या जनरेट होगा, अयन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम? ठीक है, तो पहले समझते हैं मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम में हमें पहले तो नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या होता है। अगर आप नॉर्मल मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसमें आपके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ होने लगा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। फिर जैसे ही आप इसे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे तो आपका जो भी के वाला मैट्रिक्स है या फिर एस वाला मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, और उस वैल्यूज़ का हम यूज़ करके एक पैरेंथेसाइजेशन क्रिएट करेंगे मल्टीपल मैट्रिक्स का, ठीक है। मल्टीपल मैट्रिक्स हो गए, उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पैरेंथेसाइजेशन करना होगा, ताकि ये अगर ये दो मैट्रिक्स को अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें आगे जाके कम से कम मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने होंगे। तो ठीक है, तो फिर मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो भी मल्टीपल नंबर ऑफ जो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म हो रहे थे उसे मिनिमाइज करना, ठीक है। ये थी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एस मैट्रिक्स या फिर के मैट्रिक्स है उसके हिसाब से पैरेंथेसाइजेशन क्रिएट करेंगे, और पैरेंथेसाइजेशन को फॉलो करेंगे तो फिर हमें मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। और ऑल शॉर्टेस्ट पाथ के मेथड्स का कौन कौन से, एक है फ्लॉयड वार्शल्स एल्गोरिदम और दूसरा है डायस्ट्रा एल्गोरिदम, जो सभी नोड्स के लिए रिपीटेड है। ओके, यहाँ पे देखो एस मैट्रिक्स आ गया, या फिर इसे आप के मैट्रिक्स भी कह सकते हो। वो हम कैसे जनरेट करते हैं, जो भी के की वैल्यू आप आई और जे के बीच में पुट करते हो, और जो भी मिनिमम वैल्यू आती है वो हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और उस मैट्रिक्स के अंदर से हम पैरेंथेसाइजेशन क्रिएट करते हैं, जिसे आप यहाँ पे स्प्लिट पॉइंट भी कह सकते हो। मल्टीपल मैट्रिक्स के यहाँ पे हम नाम लिखते हैं ए बी सी डी, और जो भी के की वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम उसे स्प्लिट करते हैं या फिर पैरेंथेसाइज कर देते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन फ्लॉयड एंड वार्शल्स एल्गोरिदम, फ्लॉयड जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करता है, और वार्शल जो है वो ट्रांजिटिव क्लोजर कंप्यूट करता है, ठीक है। हमने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा था, वार्शल जो है वो ट्रांजिटिव क्लोजर के टॉपिक के बाद ही आया था। ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ द टेबल फॉर मेकिंग अ चेंज प्रॉब्लम? ओके, ये किस चीज़ के, अच्छा जो भी है वो मेकिंग चेंज वाला प्रॉब्लम था, उसके अंदर टेबल साइज किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका भी यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर हमें 8 रुपीस करने थे, ठीक है। टोटल
टारगेट अमाउंट हमारा क्या था, 8 रुपीज़। ओके, तो हमें इसमें 8 रुपीज़ रख देना है, 8 + 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स क्या थे, जो भी हमारा आंसर क्या आया था, 4 रुपीज़ के 2 कॉइन्स लिए थे ना, तो 2 कॉइन्स, ठीक है, 4 रुपीज़ के 2 कॉइन्स, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, 2 + 1, 2 + 1 3, और 8 + 1 9, 9 × 3 27 आंसर आ रहा है, 27। देखते हैं, देख लेते हैं, ये थी। ओके, 27 टेबल की साइज होनी चाहिए, थोड़ा और नीचे स्पीड में जाना पड़ेगा भाई। ये रहा 27, एक अच्छा 9 9 9 9 27 परफेक्ट है भाई। ठीक है, यहाँ से अगर आप 0 से 8 करोगे तो होगा 9, 9 3 टाइम्स, 9 × 3 27। फॉर्मूला सही है। ओके, ये वाले फार्मूला से आप टेबल की साइज तय कर सकते हो। ओके, वैसे तो पूछेंगे नहीं, फिर भी देख लिया हमने। ओके, 5th चैप्टर पे आते हैं, ग्रेडी एल्गोरिदम। तो ग्रेडी एल्गोरिदम क्या है, वो एक मेथड है जिसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक स्टेप पर बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके ग्लोबल सॉल्यूशन अचीव करते हैं। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, और डायनामिक प्रोग्रामिंग से फास्ट है, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छे से वर्क करता है। ओके, कंपैरिजन बिटवीन ग्रीडी एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ग्रीडी में हम लोकल चॉइसेस बनाते हैं, और उसके अंदर हमें गारंटी नहीं मिलती है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की, और डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में जो भी स्टोर किया हुआ रिजल्ट है वो रीयूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी भी मिलती है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम ग्रीडी से सॉल्व कर सकते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, दूसरा डायस्त्रा एल्गोरिदम, तीसरा हफमैन कोड, और फिर है फ्रैक्शनल नैपसैक। ठीक है, फ्रैक्शनल नैपसैक, ये सभी प्रॉब्लम्स आप ग्रेडी से सॉल्व कर सकते हो। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रेडी की, पहले तो ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ये की प्रॉपर्टी है, और हर एक स्टेप पर लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस की जाती है, और जो भी आपने चॉइसेस की गई है वो आप रिकंसिडर नहीं कर सकते हो ग्रेडी एल्गोरिदम के अंदर। ओके, और स्पैनिंग ट्री क्या है, स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ है जो सभी वर्टाइसेस को कनेक्ट करता है बिना साइकिल फॉर्म किए गए। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, एक स्पैनिंग ट्री जो मिनिमम टोटल एज वेट के साथ क्रिएट किया गया होगा। ठीक है, स्पैनिंग ट्री में सभी एजेस को कवर किया जाता है बिना किसी साइकिल के फॉर्म किए, और स्पैनिंग ट्री में क्या होगा, मिनिमम टोटल एज को, वेट वाली एज को हम सिलेक्ट करके स्पैनिंग ट्री क्रिएट करेंगे। ओके, और यहाँ पे फिजिबल और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिफरेंस बिटवीन भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर कंपेयर करने को भी कह सकते हैं। तो फिजिबल क्या होगा, मीट ऑल द कंस्ट्रेंट। ठीक है, ऊपर वाला ये एग्जांपल लेते हैं, यानी जो भी आपका ग्राफ है उसके अंदर सभी नोड्स को कवर करना, दैट इज फिजिबल। और ऑप्टिमल क्या होगा, सभी नोड्स को कवर करना तो होगा ही, और जो भी आपने उसमें एजेस सिलेक्ट की है उसका मिनिमम वेट होना, तो ये होगा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल एंड प्रोवाइड द बेस्ट आउटकम, यानी आपने ऊपर वाले में क्या किया, यहाँ पे फिजिबल में सभी नोड्स को कवर किया, और ऑप्टिमल में क्या हुआ, सभी नोड्स को कवर तो किया पर मिनिमम वेट वाली एज को सिलेक्ट करके, तो ये होगा आपका ऑप्टिमल। ओके, और ग्रीडी एल्गोरिदम के डिसएडवांटेजेस क्या है कि पहले तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, और विच मेथड्स यूज टू फाइंड एमएसटी, एमएसटी फाइंड करने के लिए आप कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ करोगे, प्रिम और क्रुशिकल। और डिफरेंस क्या है प्रिम और क्रुशिकल का, प्रिम जो है वो एक वर्टेक्स के एडजेसेंट एडजेसेंट एजेस में से जो भी मिनिमम वेट वाली होती है उसे सिलेक्ट करता है, और क्रुशिकल जो है एकदम स्मॉलेस्ट वेट वाली एज को सिलेक्ट करता है। ठीक है, ये वाला देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सेम पॉइंट है, बस थोड़े से डिफरेंट है। प्रिम्स जो है वो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के एडजेसेंट जितने भी एजेस हैं उनमें से मिनिमम वेट वाली एज को सिलेक्ट करता है, फिर वो प्रोसेस चलती ही रहती है और उसमें साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए। और क्रुशिकल क्या करता है, सीधा मिनिमम वेट वाली एज सिलेक्ट कर लेता है, और उसमें भी फिर साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके,
और डायस्त्रा एल्गोरिदम क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का एल्गोरिदम है, और यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट पाथ सोर्स से लेके जितनी भी सभी वर्टाइसेस है उनके लिए फाइंड करेंगे। ओके, डस डायस्त्रा एल्गोरिदम वर्क ऑन नेगेटिव? नो। ठीक है, नेगेटिव एज के ऊपर डायस्त्रा वर्क नहीं करता है, वो बेलमैन फूड वर्क करता है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हफमैन ट्री? डेटा कंप्रेशन। ठीक है, डेटा कंप्रेशन में हफमैन ट्री यूज होता है। हफमैन विल वर्क ऑन विच रूल? ठीक है, वो क्या करता है, जो भी एकदम कम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें पहले कंबाइन करता है, और फिर उस हिसाब से बाकी का ट्री जो है वो एनकोड करता है। ओके, सिक्स्थ यूनिट पे आ चुके हैं, एक्सप्लोरिंग ग्राफ। तो आपको पहले पूछ सकते हैं ग्राफ का एप्लीकेशन क्या है। पहले तो नेटवर्क के अंदर, सोशल या फिर कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, जो भी हमारा मैप्स है उसमें। अगर मैप्स के अंदर यूज़ हो रहा है तो फिर गेम के अंदर भी यूज़ होगा ही। फिर शेड्यूलिंग में, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ग्राफ्स का यूज़ हो सकता है। ओके, हाउ कैन ग्राफ्स कैन बी यूज्ड इन गेमिंग? ठीक है, ऑलरेडी वो गेम्स के अंदर यूज़ होता है, मैप्स के अंदर, टू मॉडल मैप्स, गेम लेवल्स और डिसीजन मेकिंग ट्रीज फॉर एआई इन गेम्स। ठीक है, पहले तो मैप बनाने में यूज़ होता है, गेम लेवल डिसाइड करने में भी यूज़ होता है, और एआई के डिसीजन मेकिंग ट्री बनाने में भी यूज़ होता है। ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ डिफाइन करो। तो ग्राफ क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, एंड वर्टाइसेस आर कनेक्टेड बाय एजेस। और कंप्लीट ग्राफ क्या है? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी नोड बिना एजेस का नहीं हो, यानी जितने भी वर्टाइसेस है वो आपस में फुल्ली कनेक्टेड हो। ठीक है, कनेक्टेड हो, ना कि फुल्ली कनेक्टेड। ठीक है, सिर्फ कनेक्टेड हो, यानी एक भी वर्टेक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जो डिसकनेक्टेड हो। ओके, ग्राफ को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, फिर एडजेसेंसी लिस्ट से, और तीसरा एज लिस्ट से। ओके, बीएफएस और डीएफएस क्या है? बीएफएस और डीएफएस पहले तो ट्रावर्सल टेक्निक है। बीएफएस लेवल बाय लेवल ट्रावर्स करता है, और इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा क्यू। डीएफएस जो है वो डेप्थ फर्स्ट, यानी प्री ऑर्डर की तरह, जो भी आपका रूट है उसके जो भी सब ट्री है उसके बॉटम तक सर्च करता है प्री ऑर्डर की तरह, और इसके अंदर यूज होगा हमारा स्टैक। ओके, और फिर बीएफएस और डीएफएस के बीच में डिफरेंस क्या है और वो किसके लिए बेहतर है? बीएफएस जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में ज़्यादा यूज़ होता है, और डीएफएस जो है कनेक्टेड कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा यूज़ होता है, बेहतर उसी में है। ओके, और ट्री एज एंड बैक एज क्या है? ट्री एज जो है डीएफएस ट्री का एक पार्ट है, और बैक एज क्या करता है? जो भी वर्टेक्स है उसको उसके एंसेस्टर एज से कनेक्ट करता है डीएफएस में। ठीक है, यानी एक वर्टेक्स है उसको उसके एंसेस्टर या फिर कह लो रूट नोड से कनेक्ट करता है डीएफएस में। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस? पहले तो कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करना, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में भी यूज होता है, साइकिल डिटेक्ट करने में, और आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड करने में। ठीक है, ये चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन ही पूछी जाएगी, जो हमने स्टार्टिंग वाले जो भी सिक्स चैप्टर का स्टार्टिंग वाला वीडियो है डेफिनेशन का, वो भी एक बार देख लेना, जिसके अंदर हमने सभी की सभी डेफिनेशंस कवर की है। फिर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्या है? एक ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर साइकिल ना हो, और ये यूज़ होता है शेड्यूलिंग के अंदर। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है? और ये भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है, पर इसके अंदर पहली कंडीशन ये है कि जो भी आपका ग्राफ है वो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होना चाहिए, फिर ही आप जो भी सॉर्टिंग है वो परफॉर्म कर पाओगे, और इसके अंदर ऑर्डर एक मेंटेन किया जाता है। कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लो, यू टू वी एक एज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो यू नोट है ना वो वी नोट के पहले रहेगा, और वी नोट जो है वो यू के बाद ही रहेगा। ठीक है, जो भी हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या करते हैं, जिस भी नोड की हाँ इन इन डिग्री ज़ीरो होती है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यू की इन डिग्री जो है वो ज़ीरो है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले यू को रिमूव करेंगे और उसे लिख देंगे आउटपुट के अंदर। ठीक है, फिर अब बचा क्या, वी की इन डिग्री ज़ीरो है तो फिर उसे रिमूव कर देंगे और फिर उसे आउटपुट के अंदर लिखेंगे, और फिर ये जो यू होगा वो वी से पहले आएगा, और वी जो है वो यू के बाद आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया जाएगा। ओके,
आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है? एक ऐसा वर्टेक्स अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो जो भी हमारा ग्राफ है वो 2 डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट में बँट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी गई है, बस थोड़ा-सा इसे अ, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, ओके? डीएफएन क्या है? जो भी आप डीएफएस के अंदर एक वर्टेक्स को डिस्कवर करने का जो भी टाइम होता है उसे हम कहेंगे डीएफएन, ठीक है? डीएफएस के अंदर एक वर्टेक्स तक हमें पहुँचने में जो टाइम लगता है उसे हम कहेंगे डीएफएन। और लो, ठीक है? ये पूछने के चांस तो बहुत ही कम है। लो क्या है? आपने जो भी ट्रैवर्स किया है उसके अंदर जो भी आपने सबसे पहले नोड विज़िट किया वो होगा आपका लो, ओके? और ये जो वर्टेक्स है या फिर कह लो रूट नोड है, वो सब ट्री से रीचेबल होना चाहिए। डीएफएस के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है? स्टैक। बीएफएस के अंदर क्यू, ओके। और बीएफएस का यूज़ कहाँ होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में पहले तो, वो भी अनवेटेड ग्राफ के अंदर, वेब क्रॉलिंग में और कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड करने में, ठीक है? ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है 6th चैप्टर। अब आते हैं 7th चैप्टर पे। 7th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड, ठीक है? अब 3 ही चैप्टर बाकी है। इस चैप्टर में आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग, ठीक है? बैक ट्रैकिंग क्या होता है? तो वो एक मेथड है जो सभी के सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करती है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट तरफ लीड नहीं कर रहा है, तो वो उसे वहीं के वहीं छोड़कर जो भी उसका अल्टरनेटिव है उसे सिलेक्ट करके फिर ये जो भी इसकी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा, ओके? व्हाट इज स्टेट स्पेस ट्री, ठीक है? ये सेम ऊपर वाला ही है, बस बैक ट्रैकिंग के दौरान हम किसी भी प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हैं, यानी जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसको एक तरह से पॉसिबल स्टेट्स की तरह हम लेंगे और उसे ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? तो वो जो ट्री होगा वो होगा हमारा स्टेट स्पेस ट्री, ओके? व्हाट इज मेंट बाय एन क्वीन प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एन क्वींस को एन क्रॉस एन वाले चेस बोर्ड के ऊपर प्लेस करना होगा, और उसके रूल्स क्या है? व्हाट वाज द फर्स्ट रूल ऑफ फोर क्वीन? द फर्स्ट रूल ऑफ फोर क्वीन इज यू डू नॉट पुट टू क्वींस इन सेम रो, सेम कॉलम एंड सेम डायगोनल, ओके? ये 3 पैटर्न के अंदर आपको क्वींस को नहीं रखना है, सेम रो, सेम कॉलम एंड सेम डायगोनल पैटर्न, ओके? ताकि वो 2 क्वीन आपस में अटैक ना कर सके। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बैक ट्रैकिंग? बैक ट्रैकिंग के एप्लीकेशंस क्या हैं? सॉल्विंग पजल जैसे कि सुडोकू एंड एन क्वींस, और ग्राफ कलरिंग एंड सबसेट प्रॉब्लम्स, ये सभी इसके एप्लीकेशंस है। एडवांटेजेस क्या है बैक ट्रैकिंग का? एफिशिएंटली प्रून्स अननेसेसरी पाथ टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल एफर्ट्स, ठीक है? जो हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट पढ़ा था ना बैक ट्रैकिंग की डेफिनेशन में, जैसे उसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें हमारे डिजायर्ड सॉल्यूशन की तरफ लीड नहीं कर रहा है, तो वो उसे उधर तुरंत ही प्रून कर देगी अननेसेसरी पार्ट्स को, ताकि आगे की जो भी प्रोसेस की कंप्यूटेशंस है वो उसे करनी ना पड़े, ओके? व्हाट इज द कंस्ट्रेंट in backtracking? A rule that determines whether a partial solution is a valid. तो यहाँ पे हमारा बैक ट्रैकिंग में कंस्ट्रेंट क्या रहेगा? एक रूल रहेगा जो हमें डिटरमाइन करेगा कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो वैलिड है। सेम वही ऊपर वाला पॉइंट ही लिखा गया है, बस उसके कंस्ट्रेंट के हिसाब से लिखा गया है। यानी अगर आपकी जो क्वीन है वो अगर फर्स्ट रो में है, और अगर आपका जो भी करंट सॉल्यूशन है वो दूसरे क्वीन को भी अगर फर्स्ट रो में रख रहा है, तो फिर वो आपका वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिर जो भी उसके बाकी के कंडीशंस है या फिर कंस्ट्रेंट है वो क्या होंगे, वो आप पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ओके? व्हाट कॉन्सेप्ट विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन बैक ट्रैकिंग? डेप्थ फर्स्ट सर्च विथ प्रूनिंग, ठीक है? इसके अंदर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करेंगे, और जैसे हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन हमें डिज़ायर्ड सॉल्यूशन की तरफ लीड नहीं कर रहा है, तो उस सॉल्यूशन को हम वहीं के वहीं प्रून कर देंगे, ताकि जो भी उसकी कॉम्पिटिशनल्स है, आगे की कॉम्पिटिशन्स है, वो हमें करनी ना पड़े, ओके? डिफरेंस बिटवीन बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड? तो बैक ट्रैकिंग में क्या होता है? सभी के सभी पाथ्स को एक्सप्लोर किया जाता है, और ब्रांच एंड बाउंड के अंदर एक बाउंड कंडीशन होती है,
उस बाउंड कंडीशन का अगर फॉल्स जैसे ही वो बाउंड कंडीशन फॉल्स होती है तो उस पाथ को प्रून कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है एक तरह से, यूँ समझो। ओके, व्हाट इज इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट फॉर एन क्वीन प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट रूल, तो वही लिखना है आपको, नो टू क्वीन कैन बी पुट इन द सेम रो, सेम कॉलम एंड सेम डायगोनल पैटर्न। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक, प्रिंसिपल क्या था ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक का, यूज बाउंड टू एलिमिनेट द सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। बाउंड जो है एक तरह से कंडीशन की तरह है, जैसे वो कंडीशन मैच नहीं होती है तो फिर उस सॉल्यूशन को आपको एलिमिनेट कर देना है और फिर जो भी उसकी आगे की एक्सप्लोरेशन है उन्हें अवॉइड कर देना है। सेम वही पहली ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है। ओके, अब आ जाता है मिन मैक्स पे, मिनी मैक्स प्रिंसिपल क्या है, अ डिसीजन रूल इन एआई टू मिनिमाइज द अपोनेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल गेन। तो ये क्या है, एक एआई का डिसीजन रूल है, सॉरी एआई के अंदर यूज होने वाला डिसीजन रूल है जो अपोनेंट के मैक्सिमम पॉसिबल गेन को मिनिमाइज करता है, ठीक है। अभी मान लो कि आप जो है वो अपोनेंट है और एआई जो है वो प्लेयर है, तो एआई ये चाहेगा कि अपोनेंट को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी डिफ़िकल्टी मिले, तो उसके यानी अपोनेंट के मैक्सिमम गेन को वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, यानी वो उतना हार्डली ट्रेन होगा कि सामने वाले को चुनौती दे सके, एक तरह से ये समझ सकते हो। ओके, what is the traveling salesman problem? Finding the shortest route that visit every city exactly once and returns to the starting city. तो traveling salesman problem में क्या होगा, आप shortest possible रूट सिलेक्ट करोगे जो हर एक जो भी आपकी सिटीज़ है, मल्टीपल सिटीज़ है, उनको एक बार तो विजिट करता ही हो और जो भी आपकी स्टार्टिंग सिटी है यानी जो भी आपका घर हो वहाँ पर आपको रिटर्न करता हो, ठीक है। मल्टीपल सिटीज़ में आपको जाना है, आपका एक घर है, आपको ऐसा एक रूट सिलेक्ट करना होगा जिससे आप सभी सिटीज़ में एग्जैक्टली वन टाइम जो है विजिट करोगे और घूम फिर के अपने घर पर लौटोगे। ये होगी आपकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। व्हाट इज रो एंड कॉलम रिडक्शन? In cost matrix, subtract the smallest value in each row and column to simplify the problem। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको रो एंड कॉलम रिडक्शन के बारे में पूछते हैं तो आपको कॉस्ट मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना होगा और उसमें जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना उसको आपको कंसीडर करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर रो की और कॉलम की स्मॉलेस्ट वैल्यू इतनी है तो बस उतना पार्ट ही आपको रखना है, यानी कॉलम मैट्रिक्स जो है 10 बाय 10 का है और पता चलता है कि 5 जो है वो एकदम लीस्ट एलिमेंट जो है रो का वो 5 है, सेम कॉलम का भी 5 है। तो आपको क्या करना है, जो भी 10 बाय 10 का मैट्रिक्स था उसको 5 बाय 5 का कर देना है। क्यों? क्योंकि बाकी की आगे की 6 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ जो है वो 0 होने वाली है इसके लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द टास्क असाइनमेंट प्रॉब्लम? ठीक है, हमने कोई चैप्टर के अंदर एक टॉपिक देखा था, शायद वो क्या नाम था उसका, असेंबली नहीं, असेंबली नहीं, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, और उसमें हमने एक एग्ज़ाम में पूछा गया एग्ज़ाम्पल लिया था मल्टीपल प्रोसेसर्स वाला, जिसके अंदर हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स असाइन की थी। सेम वही फंडा यहाँ पर भी अप्लाई होगा, बस यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स की जगह पे वर्कर्स आ जाएंगे और जॉब्स की जगह पे टास्क आ जाएंगे। ओके, असाइन टास्क टू वर्कर्स टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट और मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। ठीक है, वर्कर्स को आपको टास्क इस तरह से असाइन करना है जिससे आपको मिनिमाइज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज मिले या फिर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिले। ठीक है, ये पॉइंट आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट ठीक से नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और व्हाट इज बाउंडिंग फंक्शन? एक फंक्शन है जिसकी मदद से आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन पा सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा गया है, अ फंक्शन यूज्ड टू एस्टिमेट द मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन इन ब्रांच एंड बाउंड। ओके, जैसे कि हमने n क्रॉस n के क्वीन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है उसका एक बाउंडिंग फंक्शन क्रिएट किया, उससे हमें क्या मिलेगा, 2 4 1 3 इस टाइप का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। यानी इस पोजीशन पे अगर आप क्वीन पुट करते हो तो इससे आपकी जो भी क्वीन है वो आपस में अटैक नहीं करेंगी। ओके, इस तरह से आप बाउंडिंग फंक्शन की डेफिनेशन समझ सकते हो। एक बाउंडिंग फंक्शन एक तरह से यूँ ही समझो, एक फंक्शन है
जो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो है स्ट्रिंग मैचिंग, चैप्टर 8। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग मैचिंग? ठीक है, स्ट्रिंग मैचिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एक टेक्स्ट टी दिया गया होता है और उसके हिसाब से आपको एक पैटर्न पी मैच करना होता है। वो पैटर्न पी कितनी बार अकर हो रहा है वो आपको चेक करना होता है स्ट्रिंग मैचिंग में। और मेथड्स कौन कौन सी है स्ट्रिंग मैचिंग की? पहला तो नाइव, दूसरा है रॉबिन कप, फिर फाइनाइट ऑटोमाटा, फिर नूथ मॉरिस, प्रैट के भी आप इसे कह सकते हो, और फिर लास्ट में है बॉयर मुरे। ओके, ऑन विच कॉन्सेप्ट डज नाइव स्ट्रिंग मैचिंग वर्क्स? और ये वर्क कैसे करता है? जो भी उसकी पैटर्न है वो टेक्स्ट के हर एक पॉसिबल वो पोजीशंस के साथ मैच करता हुआ जाता है। ठीक है, एक टेक्स्ट टी होता है, उसके नीचे एक स्लाइडिंग विंडो टाइप में हमारा पैटर्न पी स्लाइड होते रहता है। एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ते जाता है, एक एक इंडेक्स। ओके, और फिर वो एक एक इंडेक्स बढ़ने के बाद वो ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ चेक किया जाता है। ठीक है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स का मतलब क्या है? ठीक है, आपको प्रीफिक्स का मतलब पता है ना, प्री मतलब क्या? पहले, यानी स्ट्रिंग के पहले का जो भी पार्ट होता है उसे हम कहेंगे प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स का उल्टा, यानी स्ट्रिंग का एंडिंग पार्ट। ओके, व्हाट इज अ प्रॉपर सफिक्स? अ सफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट इज नॉट द एंटायर स्ट्रिंग। ठीक है, आपका प्रॉपर सफिक्स क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रिंग जो पूरा एंटायर स्ट्रिंग ना हो, जैसे कि आई एन जी। अगर आई एन जी देखने जाए तो वो पूरा कोई एंटायर स्ट्रिंग नहीं है, उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो आई एन जी क्या हुआ? प्रॉपर स्ट्रिंग, प्रॉपर सफिक्स। ओके, यानी आई एन जी के आगे कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे कि रनिंग। ठीक है, आगे रन लग गया, इसके लिए वो क्या होगा? प्रॉपर सफिक्स, यानी उसके आगे कुछ ना कुछ एक एलिमेंट्स या फिर कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है वो लिखे जाएंगे। व्हाट इज हैशिंग? हैशिंग क्या एक टेक्निक है जो मैपिंग के अंदर यूज होती है। यहाँ पर फिक्स साइज वैल्यूज को मैप किया जा रहा है डेटा के साथ ताकि हमें फास्ट सर्चिंग मिले। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ राबिन कॉप ओवर अ नाइफ? पहले तो मल्टीपल पैटर्न मैचिंग में बाकियों से फास्टर है, यानी नाइफ से जो है वो फास्टर है। और हैशिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा है तो फिर जो भी अननेसेसरी कंपैरिजंस है उन्हें स्किप कर सकता है। फाइनाइट ऑटोमाटा क्या है? एक मॉडल है जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। और के मेथड वर्क कैसे करता है? जो भी एक प्रीफिक्स टेबल होता है उसे प्री कंप्यूट कर लेता है ताकि जो भी मिसमैच के दौरान ऑलरेडी मैच हुए कैरेक्टर्स हैं उन्हें रीचेक करना अवॉइड कर सके। ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम? तो पहला तो टेक्स्ट सर्चिंग में ही यूज़ होगा या फिर आप कह लो सर्च इंजन में भी यूज़ होगा। और फिर दूसरा है डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस में, तीसरा है प्लेगरिज्म डिटेक्शन, जो भी हो इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लेना। हाउ इज़ द फाइनाइट ऑटोमाटा यूज्ड इन स्ट्रिंग मैचिंग? तो पहले तो इसका एक ट्रांजिशन टेबल यूज़ किया जाएगा स्टेट्स को डिटरमाइन करने के लिए उनकी इनपुट साइजेस, इनके इनपुट कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर नहीं दिया गया है, हम थोड़ा इसे डिटेल में देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर एक कदम पीछे चलो। ये रहा सिंपल थियरी में फाइनाइट ऑटोमाटा, ये रहा हाउ इट वर्क्स फॉर स्ट्रिंग मैचिंग। पहले होगी प्री प्रोसेसिंग, एक फाइनाइट ऑटोमेटन पैटर्न क्रिएट किया जाएगा जो हम सर्च कर रहे हैं। और फिर स्लाइडिंग विंडो, यानी जो भी हमारी पैटर्न है वो टेक्स्ट के ऊपर स्लाइड करेगी एक कैरेक्टर एक टाइम पे। ओके, और फिर मैचिंग होगी, चेक इफ द ऑटोमेटन reaches the accepting state by comparing the pattern's hash with the substring of the text। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न के हैश वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा टेक्स्ट के सबस्ट्रिंग के साथ, और फिर जैसे ही वो उसके एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर रीच कर देता है तो फिर हमें क्या करना होगा? एक्सेप्टिंग स्टेट, यानी फोर्थ स्टेट ये है, इफ द ऑटोमेटन रीचेस द एक्सेप्टिंग स्टेट द पैटर्न इज फाउंड इन द टेक्स्ट। और जैसे ही वो एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर हमें वहाँ पर जो भी पैटर्न है टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाते वापस, कहाँ पर थे? हाउ फाइनाइट वाला। व्हाट इज द प्रिंसिपल आइडिया बिहाइंड द के मेथड, यानी क्नुथ मॉरिस प्रैट मेथड? ठीक है, ये अभी ऊपर देखा था, ये रहा। अवॉइड द रीचेकिंग ऑफ ऑलरेडी सर्च या फिर ऑलरेडी मैच
कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द मिसमैच, वही लिखा है। अवॉइड द रिडंडेंट कंपैरिजन बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स सफिक्स टेबल विच हैश फंक्शन इज यूज्ड इन राबिनकॉप। तो इसमें आएगा रोलिंग हैश फंक्शन। हाउ टू डिसाइड द साइज ऑफ द ट्रांजिशन टेबल इन फाइनाइट ऑटोमाटा। तो इसका जो भी साइज है वो आपको नंबर ऑफ स्टेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के साथ। ओके, ये एक पूछ सकते हैं, मस्त सवाल है। व्हाट इज स्पूरियस हिट। ओके, तो ये है एक फॉल्स पॉजिटिव मैच इन राबिन कप। पहले तो आपको बोलना है राबिन कप के अंदर क्रिएट होता है और इसके अंदर हमें मिलता है फॉल्स पॉजिटिव मैच, यानी हैश वैल्यूज जो है वो मैच होगी पर उसकी स्ट्रिंग्स जो है वो मैच नहीं होगी, उसे हम कहेंगे स्पूरियस हिट। यानी जो भी उसकी आप मोड की वैल्यू चेक करोगे तो मोड की वैल्यू जो है वो सेम आएगी पर स्ट्रिंग जो है वो सेम नहीं आएगी। ओके, लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, चैप्टर 9, इंट्रोडक्शन टू एनपी कंप्लीटनेस। व्हाट इज डिसीजन प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं, एक प्रॉब्लम जिसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इज अ नंबर प्राइम। ठीक है, नंबर की जगह पे आप कोई भी नंबर पुट करो, इज 7 प्राइम, तो हाँ वो प्राइम है। इज 8 प्राइम, तो वो स्टेटमेंट जो है नो में आंसर देगा। यानी स्टेटमेंट ये है जैसे हम नंबर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो इसका आंसर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिसीजन प्रॉब्लम। व्हाट इज डिसीजन एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम डिजाइन टू सॉल्व डिसीजन प्रॉब्लम्स बाय रिटर्निंग अ यस और नो आउटपुट। तो डिसीजन एल्गोरिदम क्या है, डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया एल्गोरिदम, और ये यस और या फिर नो के वैल्यूज में आउटपुट रिटर्न करेगा। व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम दैट सीक्स द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, एग्जांपल फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। यानी एक प्रॉब्लम जो सभी सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन चाहता हो। ओके, यानी जो भी मैं ये पेपर के एनालिसिस करता हूँ ना, वो एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरे के पूरे 7 के 8 पेपर जितने भी मैंने एनालाइज किए हैं वो एक तरह से क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ताकि उसमें हमें क्या मिलेगा, एकदम फिजिबल सॉल्यूशन। यानी हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो भी टॉपिक है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो मैंने रियल लाइफ में भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व इन टाइम कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो इसके अंदर 4 क्लासेस है। पहला है पी, दूसरा एनपी, तीसरा एनपी कंप्लीट और तीसरा एनपी चौथा एनपी हार्ड। ठीक है, पी, एनपी, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड। ओके, व्हाट इज पी क्लास प्रॉब्लम। तो पी क्लास प्रॉब्लम के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जो आप पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो, और इसका एग्जांपल एकदम सिंपल है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। नेक्स्ट है एनपी क्लास प्रॉब्लम। एनपी क्लास प्रॉब्लम के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जिन्हें आप पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर पाओगे। ठीक है, पी के अंदर सॉल्व कर पाओगे और एनपी के अंदर सिर्फ वेरीफाई कर पाओगे, उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसका एग्जांपल लिखा गया है हैमिल्टोनियन साइकिल। ओके, पी और एनपी के एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो पी में आप जो है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग भी कह सकते हो, या फिर बाइनरी सर्च, या फिर डायस्त्रा एल्गोरिदम भी कह सकते हो। और एनपी के अंदर ट्रैवलिंग सेल्समैन, सुडोकू और हैमिल्टोनियन साइकिल भी आप कह सकते हो। एनपी कंप्लीट क्या होता है उसे डिफाइन करो। तो एनपी कंप्लीट जो है एनपी की सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपने इसे पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर दिया तो एनपी की आप सभी की सभी प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एनपी कंप्लीट जो है सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है एनपी की। अगर आपने उसको पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर दिया तो एनपी की सभी प्रॉब्लम्स को आप पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज़ द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्टडी को कहेंगे कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक टू प्रूव दैट वन प्रॉब्लम इज एट लीस्ट हार्ड एज बाय रिड्यूसिंग इट इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, इसको 1 मिनट में ठीक करता हूँ कि यहाँ पे आ गए। पॉलिनोमियल रिडक्शन जो है एक टेक्निक है जो एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करता है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर।
अगर आप सेकंड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप पहले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, यानी आपने एक प्रॉब्लम ए ली, उसको आपने प्रॉब्लम बी के अंदर पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया और फिर आपने बी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर यहाँ पे आप बी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो प्रॉब्लम ए भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये थी पॉलिनॉमियल टाइम रिडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, पॉलिनॉमियल टाइम रिडक्शन। ओके, व्हाट इज बुलियन फॉर्मूला? ठीक है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और नॉट और पैरेंथेसिस से बनाया जाता है, जो हमने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा था ना, वही है। ठीक है, व्हाट इज सीएनएफ सेट? ठीक है, सीएनएफ हमने पढ़ा था, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। A Boolean formula in conjunctive normal form that is an and of or clauses। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये देखो, मान लो कि ये कोई बीच में ए, आप यहाँ पे समझ लेना, ये ए है और ये है बी। इसका और मतलब वी वाला साइन और बीच में एंड है। ठीक है, ये एंड है और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए और सी, यानी ये दो और का यहाँ पे हमने क्या किया है, एंड। तो ये होगा हमारा सी एन एफ। ओके, तो इसे हम कहेंगे सी एन एफ सेट। व्हाट इज द एनपी हार्ड प्रॉब्लम? ठीक है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स दैट आर लीस्ट हार्ड एज एनपी प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी एनपी की हार्डेस्ट प्रॉब्लम है ना, उससे लीस्ट हार्ड प्रॉब्लम्स को हम कहेंगे एनपी हार्ड प्रॉब्लम। सबसे हाईएस्ट हार्ड प्रॉब्लम कौन सी है, सॉरी, यानी हार्डेस्ट हार्ड प्रॉब्लम कौन सी है एनपी की? एनपी कंप्लीट। उससे लिस्ट हार्ड प्रॉब्लम होगी हमारी एनपी हार्ड प्रॉब्लम। ओके, पर ये जो प्रॉब्लम है एनपी हार्ड प्रॉब्लम, वो एनपी में बिलोंग्स नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस प्रॉब्लम को आप पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये थी एनपी हार्ड प्रॉब्लम। व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स पॉलिनॉमियल टाइम? ओके, ये कंप्यूटेशनल मॉडल है जहाँ पर सॉल्यूशन को गैस किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर। ओके, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनॉमियल एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स। पॉलिनॉमियल में हम क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स के अंदर क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर प्रॉब्लम्स को सिर्फ वेरीफाई करेंगे। इतना ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम के अंदर हम पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, ये नेसेसरी नहीं है। ओके, और यहाँ पे हमारे सभी चैप्टर्स के जो वाइवा के क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं और ये वीडियो में बस इतना ही।